हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 37 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 38 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 37 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले 37 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दे। रोजाना आपको सुबह 8 बजे ये मॉडल पेपर है वो आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, 53,749 पद है इस भर्ती के अंदर। शायद ही दोस्तों आपको इतनी बड़ी परीक्षा है वो भविष्य में देखने को मिलेगी, इसलिए आपको जी जान से दोस्तों मेहनत करनी है। देखिए, 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। गणित के 15 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न, हिंदी के 20 प्रश्न है और 70 प्रश्न जीके के। 70 प्रश्न जीके में से 50 प्रश्न है वो दोस्तों राजस्थान जीके के होंगे, जिसमें राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 20 प्रश्न है, 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर साइंस है, भारतीय संविधान है, इनसे संबंधित 5-5 प्रश्न है। टोटल 70 प्रश्न है और उसी के अनुसार दोस्तों अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, भाग 1 में सबसे पहले अपन राजस्थान का भूगोल के दोस्तों 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। दोस्तों देखिए, पूर्व से चलना है, ठीक है, यानी कि इस तरफ से। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा इसमें बूंदी, फिर आएगा अजमेर, फिर आएगा पाली और फिर आएगा बाड़मेर। तो दोस्तों ये क्रम है ये पूर्व से पश्चिम का ही दे रखा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ABCD इसमें सारे सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, लाठी श्रेणी संबंधित है। दोस्तों लाठी सीरीज है, ये क्या है ये लाठी सीरीज? तो दोस्तों ये एक भूगर्भित जल पट्टी है। ठीक है, भूगर्भित जल पट्टी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जल वृत्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है वो कौन सी दिशा में विस्तृत है? तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है, उत्तर पूर्व की ओर। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये राजस्थान में गुजरात बॉर्डर है, पालनपुर, वहां से दोस्तों ये प्रारंभ हो रही है और ये खेतड़ी झुंझुनू की तरफ जा रही है। तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? पूर्वी मैदानों का भाग कौन सा नहीं है? दोस्तों पूर्वी मैदान के अंदर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटा भी आएगा, अजमेर भी आता है, बूंदी भी आता है, लेकिन यहाँ पर माउंट आबू है, ये पूर्वी मैदान का भाग है, ये नहीं है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों माउंट आबू। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, 30 सेमी समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरती है? बताइए, 30 सेमी समवर्षा रेखा यानी कि औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है? तो दोस्तों ये गुजरती है जोधपुर तथा हनुमानगढ़ से गुजरती है। दोस्तों जोधपुर तथा हनुमानगढ़ से। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें झालावाड़। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? बताइए, कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? यहाँ पर 4 नदियों के नाम दे रखे हैं दोस्तों और अपने को बताना है कि कौन सी नदियों का उद्गम है वो राजस्थान से नहीं है। ठीक है, और कूट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए,
एक चंबल नदी ऐसी है जिसका उद्गम दोस्तों राजस्थान से नहीं है, मध्य प्रदेश से है। पश्चिमी बनास का जो उद्गम है वो दोस्तों सिरोही से है। ठीक है, कहां से है? सिरोही से। माही नदी का उद्गम भी दोस्तों एमपी से है, मध्य प्रदेश से। और साबरमती नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों उदयपुर से है। यानी कि दो नदियों का उद्गम राजस्थान से है और दो का मध्य प्रदेश से है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि राजस्थान से नहीं हुआ है, तो दोस्तों एक और तीन, एक और तीन नदियों का उद्गम है वो दोस्तों राजस्थान से नहीं हुआ है। एक और तीन कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर के ऑप्शन में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ सहायक नदी है, एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए, चंबल की सहायक नदी बनास है, बिल्कुल सही बात है। बनास की सहायक नदी दोस्तों बेटच है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। लूणी की सहायक नदी दोस्तों सोकड़ी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर काली सिंध की सहायक नदी कोठारी, ये गलत हो जाएगा। कोठारी है ये दोस्तों बनास की सहायक नदी है। किसकी? बनास की सहायक नदी है। और ये काली सिंध की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों काली सिंध की जो सहायक नदियां है वो है परवन है, निवाज है, आहू है, ये काली सिंध की सहायक नदियां है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बनास, बेडच, मेनाल। बनास, मेनाल, बेडच के त्रिवेणी बनास, बेडच और मेनाल के नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। कहां पर है? तो दोस्तों ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। तो दोस्तों ये कहां पर किया गया? ये किया गया दोस्तों पुष्कर सरोवर अजमेर में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोलाय झील मीठे पानी की है, ताल छापर झील मीठे पानी की है और जवाई झील है, ये भी मीठे पानी की है। लेकिन यहाँ पे पचपदरा झील, दोस्तों ये पचपदरा झील है, ये खारे पानी की झील है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये खारे पानी की झील है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर है वो कहां से निकाली गई है? तो दोस्तों ये हरी के बैराज से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान से कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है जो वर्ष 1928 में पूरी हुई थी ताकि गंगानगर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग की पूर्ति कर सके? बताइए, राजस्थान से कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है जो जो वर्ष 1928 में पूरी हुई थी ताकि गंगानगर जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग की पूर्ति कर सके? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है गंगा नहर की। ठीक है, गंगा नहर का निर्माण है वो दोस्तों गंगा सिंह के कार्यकाल में हुआ था और 1921 में प्रारंभ हुआ था, 1928 में पूरा हुआ था दोस्तों इसका काम। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, सिरोज्म मृदा किस जिले में मिलती है? सिरोज्म मृदा कौन से जिले में मिलती है? तो दोस्तों ये जयपुर जिले में मिलती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर जिले में। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय कंटीले पतझड़, उष्ण कटिबंधीय कंटीले पतझड़ वनों में ये पाई जाती है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टोफिर कार्यक्रम का संबंध है, TOFIR। अब दोस्तों आपको अगर इसकी फुल फॉर्म पता है तो दोस्तों आप इसका आंसर नीचे आंसर है वो दे सकते हैं। दोस्तों ये जो तोफिर कार्यक्रम है ये पौधारोपण से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, यानी कि ये पौधारोपण से संबंधित है दोस्तों।
का ये कार्यक्रम। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही बात है। सर इसका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों अलवर में, ये भी बिल्कुल सही है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों ये बूंदी, ये गलत दे रखा है। ये कहाँ है दोस्तों? कोटा, ठीक है, कहाँ पर है? कोटा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भरतपुर में है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सा वित्त पोषित नहीं है। दोस्तों इसमें देखिए राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, ये भी ये पोषित है दोस्तों एशियाई विकास बैंक के द्वारा, ठीक है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड है, ये भी दोस्तों एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये पोषित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम है प्रथम भी इससे पोषित है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म क्या है? 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है वो क्या है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 2 ही जिले हैं। एक तो है दोस्तों इसमें गंगानगर, दूसरा है झुंझुनू, ठीक है। गंगानगर में दशकीय वृद्धि दर दोस्तों कितने प्रतिशत हुई थी? 10%, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। सर्वाधिक किसमें हुई थी? बाड़मेर में 32.5। दूसरे नंबर पर है दोस्तों झुंझुनू। झुंझुनू की जो दशकीय वृद्धि दर है वो दोस्तों 11.67% है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों सही अवरोही क्रम हो जाएगा इसमें पाली, टोंक, दौसा, अलवर। पाली, टोंक, दौसा, अलवर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पाली जिले का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है? 987। कितना है? 987। और टोंक जिले का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है? 952। दौसा का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 905, ठीक है। और दौसा का कितना है? सॉरी, दौसा का है 905 और अलवर का कितना है? अलवर का 894, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गोइल शासक कन्नौज के हर्षवर्धन का समकालीन था? बताइए कौन सा गोइल शासक है कन्नौज के हर्षवर्धन का समकालीन शासक था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है शिलादित्य, ठीक है। दोस्तों शिलादित्य जो गोइल शासक था, ठीक है, इसके समकालीन था कन्नौज का हर्षवर्धन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, किस कवि ने अंग्रेजों के समक्ष न झुकने पर सलूम्बर रावत केसरी सिंह की प्रशंसा की? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस कवि ने अंग्रेजों के समक्ष न झुकने पर सलूम्बर रावत केसरी सिंह की प्रशंसा की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राधोदास ने। किसने? राधोदास। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ राजस्थान एकीकरण के चरण दे रखे हैं, दूसरी तरफ एकीकरण की दिनांक दे रखी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए तृतीय चरण, बताइए तीसरा चरण है वो कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों चतुर्थ चरण, दोस्तों चतुर्थ चरण में देखिए 30 मार्च 1948। अब आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा लीजिए कि जब पहले ही ऑप्शन के अंदर तीसरा चरण है वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ है, तो दोस्तों 18 अप्रैल बाद में आती है, 30 मार्च पहले आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए 18 अप्रैल से बाद में होगा चौथा चरण। यहाँ पर तो दोस्तों पहले डेट दे रखी है
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये चौथा चरण था, ये दोस्तों व्रत राजस्थान का चरण था, ठीक है, इसका नाम व्रत राजस्थान था। और दोस्तों 1949 के अंदर 1949 के अंदर ये चौथा चरण हुआ था, ठीक है। पांचवा चरण है ये मई 15 मई 1949 को हुआ था, और छठा चरण है ये दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया, तो दोस्तों ये चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी, तो दोस्तों ये संबंधित थी जयपुर राज्य से संबंधित थी। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर राज्य से संबंधित थी। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, अभिकथन ए और कारण आर इसमें दिया गया है। दोस्तों इसमें देखिए अभिकथन में आर्य समाज के संस्थापक एवं प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की रियासतों का भ्रमण कर समाज सुधार की प्रेरणा दी। आर्य समाज के संस्थापक एवं प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की रियासतों का भ्रमण कर समाज सुधार की प्रेरणा दी। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के सुधार क्षेत्र की संकीर्णता ने भी इसे सफल होने नहीं दिया। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं था। अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं था तो कौन नहीं था, तो दोस्तों देखिए सूरदास था, कंबन दास था, चित स्वामी था, लेकिन श्री भट्ट है वो नहीं था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, अणुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक। दोस्तों अणुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक है वो कौन है, तो वो है आचार्य तुलसी जी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आचार्य तुलसी जी। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, दद्दी माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। दद्दी माता का मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये नागौर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर है, नागौर में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्र शैली से संबंधित है। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्र शैली से संबंधित है, तो दोस्तों ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, तो ये नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, नाथ द्वारा चित्र शैली से ये संबंधित है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, पाबूजी को किस लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों पाबूजी को किस लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो दोस्तों ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है दोस्तों, ठीक है। प्लेग रोग के लिए भी पूजा जाता है दोस्तों इनको, ठीक है। ऊंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोलमंड जोधपुर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या है, तो दोस्तों वो है इसमें नागणेची माता। क्या है, नागणेची माता। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, बताइए कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें जो बपंग है ये दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सुशीर वाद्य यंत्र दोस्तों सतारा है, नड है, मशक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें वह राजस्थानी लोक नृत्य जो केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है, वह लोक नृत्य जो केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है, तो वो है दोस्तों गुडला नृत्य, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुडला नृत्य। 35 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है।
बताइए, प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर ये जयपुर से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है, तमाशा लोक नाटक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सा त्योहार है वो भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता। तो दोस्तों देखिए, गोगा नवमी ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है, ठीक है। अनंत चतुर्दशी ये दोनों दोस्तों भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। आंवला नवमी दोस्तों ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी में मनाया जाता है, ठीक है, कार्तिक मास में यानी कि कार्तिक महीने में मनाई जाती है दोस्तों। और शरद पूर्णिमा दोस्तों ये अश्विन महीने में मनाई जाती है, अश्विन पूर्णिमा को, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भाद्रपद माह में कौन से त्योहार नहीं मनाए जाते? तो सी और डी यानी कि आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा ये नहीं मनाए जाते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में स्त्रियां ग्रीष्म काल में वस्त्र की साड़ियों का प्रयोग पसंद करती थी। प्राचीन राजस्थान में स्त्रियां ग्रीष्म काल में कौन से वस्त्र की साड़ियों का प्रयोग पसंद करती थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है सोम, ठीक है, क्या हो जाएगा? सोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोम वस्त्र की साड़ियों का प्रयोग पसंद करती थी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है? बताइए कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अहिरवाटी। अहिरवाटी नहीं है दोस्तों। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अहिरवाटी। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तरफ संगीत घराना है तो दूसरी तरफ है कलाकार है। दोस्तों यहाँ पर देखिए डागर घराना के कलाकार यासीन खां, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। डागर घराने के जो कलाकार हैं वो दोस्तों नसीरुद्दीन खान डागर है, ठीक है। ये अपना यासीन खां है वो इसमें गलत दे रखा है। जयपुर घराना के हैं दोस्तों मनरग, मेवाती घराना के हैं दोस्तों मोतीराम ज्योतिराम, और अतरौली घराना के हैं दोस्तों दुल्लू खां। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी कृतियां बांकीदास द्वारा रचित है? बताइए बांकीदास द्वारा रचित कृति है वो कौन सी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपह छत्तीसी, चुगलमुख चपेटिका, ये सारी की सारी कृतियां हैं ये दोस्तों बांकीदास द्वारा रचित कृतियां हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए बी सी डी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों भाग 3 के अंदर देखिए राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित 5 प्रश्न है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा कार्य जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये कलेक्टर का कार्य नहीं है दोस्तों ये, ठीक है, ये राज्य चुनाव आयोग का कार्य है, राज्य चुनाव आयोग का। देखिए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना ये कलेक्टर का कार्य है। जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना ये भी दोस्तों कलेक्टर का कार्य है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना यह भी कलेक्टर का कार्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है वो कौन थी? वो थी दोस्तों कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1977 में 6ठी विधानसभा के निर्वाचन में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया? तो कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया? तो दोस्तों 3 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया था 1977 में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 है दोस्तों। अनुच्छेद 161 है वो किससे संबंधित है? ये राज्यपाल की समाधान की शक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 167 है, ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 165 है, ये राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 165 है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है दोस्तों, ये ठीक है। अनुच्छेद 165 ये इसमें गलत दे रखा है, राज्यपाल का अभिभाषण, ठीक है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है? 3 नंबर का, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं? उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भाग 4 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो दोस्तों इसमें नाम उल्लेखित है कौन सा? तो भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? बताइए दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है, और तो बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 48A में है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? भारतीय संविधान का लक्षण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, संघात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। द्विसदनीय विधानमंडल है, बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक परिषद ये नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड से। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू किए गए हैं? बताइए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू किए गए हैं? तो दोस्तों ये लागू किए गए हैं 25 जनवरी 1950 से। यहाँ पर इसमें 25 जनवरी से नहीं, 14 नवंबर 1949 से। 14 नवंबर दोस्तों, एक मिनट क्या पूछा गया है? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू किए गए? तो दोस्तों कौन सी दिनांक से लागू किए गए? तो ये 26 नवंबर 1949 से दोस्तों ये लागू किए गए, ठीक है। 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 5 सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु है, सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें सोना। कौन सी है? सोना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सोना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर धातु दे रखी है और सूची सेकंड में विशेषता दे रखी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कंप्लीट दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है। एक तरफ धातु है, धातु दे रखी है, दूसरी तरफ विशेषता दे रखी है। देखिए पारा, पारा की विशेषता क्या है? तो दोस्तों पारा की विशेषता है अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होता है।
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आयोडीन, आयोडीन की विशेषता क्या है? तो दोस्तों ये एक चमकदार अधातु है। ये क्या है? एक चमकदार अधातु है ये। हीरा क्या है? तो दोस्तों हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु है। और ग्रेफाइट है वो दोस्तों एक अधातु जो विद्युत का चालक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4-3 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4-3-1-2 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 4-3-1-2 दो नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, परिवर्तन दो होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक पदार्थ में नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है तो कौन करती है बताइए? तो दोस्तों वो है लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए वायरस जनित रोगों का समूह है। वायरस जनित रोगों का समूह कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे SARS, स्वाइन फ्लू, मम्पस, ये क्या है? ये वायरस जनित रोग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर यानी कि भाग 6 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो इसमें पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों सही शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डिबगिंग। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डिबगिंग। नेक्स्ट आगे देखिए, 1 मेगाबाइट वास्तव में किलोबाइट के बराबर है। 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB। 1 MB में कितने किलोबाइट होती है? सभी को पता होगा दोस्तों 1024 KB। केबी का मतलब क्या होता है? किलोबाइट। MB से छोटा रूप होता है वो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है स्लाइड सॉर्टर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माउस। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माउस। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, DTP एक कंप्यूटर संक्षेपण है। DTP एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है। इसका सामान्यतः अर्थ है वो क्या है? तो वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर भाग 7 के अंदर राजस्थान समसामयिकी यानी कि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जहां मिशन लीवर स्माइल की शुरुआत हुई। मिशन लीवर स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मिशन लीवर स्माइल योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें नॉन एल्कोहलिक लीवर रोगों की जांच एवं उपचार। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में खोला जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है,
राज्य में वन क्षेत्रों से बाहर वनस्पति आवरण को बढ़ाने हेतु कौन सी नवीन योजना वर्ष 2023-24 में शुरू की गई है? राज्य में वन क्षेत्रों से बाहर वनस्पति आवरण को बढ़ाने हेतु कौन सी नवीन योजना वर्ष 2023-24 में शुरू की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये शुरू की गई है दोस्तों ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, ठीक है, TOFR। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों। ये आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? वर्ष 2023-24 में राजस्थान की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो दोस्तों ये रही कितने प्रतिशत? 4.7%। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस कंपनी द्वारा पंचभद्रा बालोतरा में अगस्त 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाएगा? किस कंपनी द्वारा पंचभद्रा बालोतरा में अगस्त 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भारत के करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें विश्व के प्रश्न के भी शामिल किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है वो दोस्तों जामनगर में बनाया जा रहा है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जामनगर में। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, 9 से 10 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 9 से 10 जनवरी 2025 को 18वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो दोस्तों इसमें कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें रैंकिंग मिली है कौन सी? तो वो रैंकिंग मिली है दोस्तों चौथी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 6 जनवरी 2025 को भारत में एशिया का सबसे बड़ा सेलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? 6 जनवरी 2025 को खोला गया है, ठीक है, खोला गया। 6 जनवरी 2025 को भारत में एशिया का सबसे बड़ा सेलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? दोस्तों ये खोला गया कहाँ पर? तो ये IIT मद्रास में खोला गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंग्लैंड मैग्रो गुनरी स्थल किस राज्य में स्थित है? इंग्लैंड इनलैंड, ठीक है, इंग्लैंड नहीं, इनलैंड मैग्रो गुनरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है गुजरात में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अपन है वो सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 70 प्रश्न अपन ने जीके से संबंधित पढ़ लिए हैं दोस्तों। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर वो क्लासें हैं वो जरूर देखें दोस्तों। भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए परोपकार, पर प्लस उपकार बिल्कुल सही है। जगदीश, जगदी प्लस है ये गलत हो जाएगा। पित्र आ गया, पितरी प्लस आ गया। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों जगदीश के अंदर जगत प्लस ईश होगा, जगत प्लस है ईश होगा। ये अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है?
देखिए रवि प्लस इंद्र रविंद्र, तो ये पहला ही है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी तथा प्लस एव तथेव, ठीक है, नी है प्लस रोग निरोग, मन है प्लस ताप मनस्ताप। तो दोस्तों यहाँ पर जो रविंद्र है ये इसमें गलत दे रखा है, संधि विच्छेद तो बिल्कुल सही कर रखा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो रविंद्र है वो ये वाला आएगा इसमें। ठीक है, रविंद्र ये वाला। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए उल्लेख और उद्घाटन। दोस्तों उल्लेख और उद्घाटन है, तो दोस्तों इसमें तो उत तो क्या है, उल्लेख में उत प्लस लेख, यानी कि उत इसमें क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, और उद्घाटन में उत प्लस घाटन यानी कि उद्घाटन, तो इसमें उत उपसर्ग, दोनों के अंदर दोस्तों उत उत उपसर्ग है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित है? निम्न में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित है? दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर गांगे, गांगे में दोस्तों ए प्रत्यय है, गांगे में क्या है दोस्तों, ए प्रत्यय है, बिल्कुल सही बात है। ठकुराइन में दोस्तों इन प्रत्यय है, ये गलत हो जाएगा, इन प्रत्यय नहीं है दोस्तों। देखिए ठाकुर शब्द में अगर अपन आइन प्रत्यय जोड़ेंगे, ठाकुर शब्द में अगर अपन आइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठकुर आइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी अभी जाते में ये प्रत्यय और कात्यायन में आयन प्रत्यय, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, सोना शब्द है, सोना शब्द है, तो दोस्तों सोना है वो क्या है, ये संज्ञा शब्द है दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संज्ञा शब्द है। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, परिणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? परिणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। तो दोस्तों ये क्या है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जहां कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता। ठीक है, किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वो होता है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब 77 नंबर का प्रश्न है, शुष्क का विलोम शब्द है। दोस्तों शुष्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आर्द्र, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए विशिष्ट का विलोम शब्द है। दोस्तों विशिष्ट का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सामान्य, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए अज का अर्थ नहीं है, अज का अर्थ कौन सा नहीं है बताइए? तो दोस्तों अज का अर्थ है वो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, लेकिन सर्प नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? बादल का पर्याय दोस्तों कौन सा नहीं है? तो बादल का पर्याय दोस्तों यहाँ पर है अब्र है, घट है, अम्बुद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सॉरी, देखिए घट घट नहीं है, पयोदर है। ठीक है, तो यहाँ पे घट है वो किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये घड़े का है, किसका, घड़े का। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपालंब, उपालंब है, ये क्या है, तत्सम शब्द है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर कपाट, कपाट है वो दोस्तों क्या है, तत्सम शब्द है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है, कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं मितव्ययी बोलते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मितव्ययी बोलते हैं। आगे देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वैद वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य, वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए
आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। तो दोस्तों ये ग्राह्य है वो गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे शब्द शुद्ध है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है न दिखाई पड़ना। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि दोस्तों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रिय श्री रमेश, प्रिय श्री रमेश। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजे जाने वाला पत्र कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुस्मारक पत्र। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुस्मारक पत्र। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, तुष्टिकरण के लिए अंग्रेजी शब्द है। तुष्टिकरण के लिए अंग्रेजी शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तुष्टिकरण के लिए अंग्रेजी शब्द हो जाएगा यहाँ पे वो है अपीजमेंट। अपीजमेंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन है वो सामान्य अंग्रेजी से संबंधित है 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 91 नंबर का प्रश्न है, देखिए, ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ। खालिस्तान में क्या आएगा? टेंस का प्रयोग करते हुए अपने को खालिस्तान भरना है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर दोस्तों ये क्या है? एक यूनिट है, ठीक है, और ये सिंगुलर वर्ब है। तो दोस्तों यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न, इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस देखिए, इसमें देखिए, मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। दोस्तों मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें पीपल टेल मैनी अब्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 93 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। तो इसमें देखिए, सेलेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, डू यू नाउ व्हेन शी विल गो होम। डू यू नाउ व्हेन शी विल गो होम। आई सेड टू हिम चेंज इनटू इनडायरेक्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए? इसमें हो जाएगा दोस्तों, देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सेड टू को अपन किस में बदल देंगे? आस्क्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए, डोंट गो देयर ही सेड चेंज इनटू इनडायरेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन है डोंट गो देयर ही सेड चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, ठीक है, नॉट टू गो देयर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
96 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान बनाए रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। दोस्तों यहाँ पर देखिए रोज जो गार्डन में है वो ब्यूटीफुल है, तो इसके अर्थ में दोस्तों द का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द रोज हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए लोयन इज ए डेंजरस एनिमल, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लोयन इज ए डेंजरस एनिमल। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए माई आंसर इज डिफरेंट कनिकाज, माई आंसर इज डिफरेंट कनिकाज, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है बाई कनिकाज। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, इसमें देखिए बाई नहीं आएगा, इसमें आएगा माई आंसर इज डिफरेंट कनिकाज। तो इसमें इसमें आएगा दोस्तों क्या आएगा, इसमें फ्रॉम कनिकाज आएगा, ठीक है, फ्रॉम कनिकाज। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्रॉम कनिकाज। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन है वो अपने को यहाँ पर भरना है, ठीक है, प्रीपोजिशन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देयर इज ए वेल, देयर इज ए वॉल, द हाउस एंड द ट्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें बिटवीन का प्रयोग होगा दोस्तों, द हाउस एंड द ट्री के लिए बिटवीन का प्रयोग होगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द ब्रगलर गोट इन द विंडो। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें थ्रोट द विंडो आएगा इसमें, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, आई डिसलाइक हर, नेगेटिव बनाना है, आई डिसलाइक हर का नेगेटिव है वो क्या होगा, तो दोस्तों इसका नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों इसमें आई लाइक हर नोट, आई लाइक हर नोट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, इसमें सॉरी 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 नेगेटिव बनाना है, ठीक है, आई डिसलाइक हर, आई डिसलाइक हर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डिसलाइक और डू नॉट लाइक, ठीक है, इसका अर्थ समान है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक हर हो जाएगा, आई डोंट लाइक हर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 102 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड। दोस्तों चूज द करेक्ट वर्ड है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर काइंडली डू नॉट एनी पेपर, काइंडली डू नॉट एनी पेपर, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों काइंडली डू नॉट वेस्ट एनी पेपर आएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, इसका इंग्लिश दोस्तों वाक्य क्या होगा, ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑटोमोनस के लिए परिभाषिक शब्द क्या है, हिंदी परिभाषिक शब्द अपने को बताना है ऑटोमोनस को। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, इसका हो जाएगा दोस्तों स्वायत्त, क्या हो जाएगा, स्वायत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ही और हिज फ्रेंड्स ब्रोकन द विंडो पेन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट आंसर, इसमें इसमें आ जाएगा दोस्तों वाज ब्रोकन आ जाएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वाज ब्रोकन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन भाग 11 के अंदर सामान्य गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, 42, 70, 98 तथा 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या है। यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं बोलो आपको कि मैसअप है, मैसअप है क्या होगा। तो दोस्तों अपने को इसमें क्या करना है, ऑप्शन में से कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो यानी कि उस संख्या का भाग इन चारों के अंदर चला जाए, वो ही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए
14 14 का भाग है वो दोस्तों 42 में भी जा रहा है, 70 में भी जा रहा है, 98 में भी जा रहा है और 126 में भी जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोस्तों मैसअप है इसका, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करके उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी 1/18, बी प्लस सी 1/24, ए प्लस सी 1/36। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर बराबर दोस्तों 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। ठीक है, ये निकाल ये करना है। अब इसका एलसीएम निकाल लेना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, 24 और 36 का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 72। अब 18 का 72 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। ठीक है, और 24 का 72 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। और 36 का 2 बार गया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 4 3 7 और 2 9 यानी कि 9/72। ठीक है, 9/72 हो गया। तो इसको काट लीजिए, तो दोस्तों 9/72 को अगर आप काटोगे तो यहाँ पर 1/9 आएगा, सॉरी 1/8, 1/8 आएगा। ठीक है, कट गया ना ये 9 से 72, कितनी बार कटा, 8 बार। ठीक है, अब यहाँ पर एबीसी, 2 ABC बराबर दोस्तों 1/8 आया है, तो एबीसी बराबर कितना होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल के 7/6 चाल से चलकर स्कूल 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा, तो कितने समय में पहुंचेगा, तो दोस्तों वो है इसमें देखिए, यहां पर दोस्तों नियत समय पर पहुंचेगा वो अपने को निकालना है। तो यहां पर ए इंटू टी, ए इंटू टी बटे ए व बी का अंतर। ठीक है, ये सूत्र है दोस्तों इसका। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि दोस्तों मान लीजिए ए है वो कितना है, ए है वो कितना है, तो दोस्तों 7/6 दे रखा है ना, ए बराबर कितना है, ये 7 है, और बी बराबर कितना है, तो दोस्तों ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो सूत्र मैंने आपको बताया था, ए इंटू टी बटे ए व बी का अंतर। तो यहाँ पर अपने को टी निकालना है, तो टी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए कितना है 7, और ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा 1 का। तो यहाँ पर इंटू इंटू दोस्तों 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ये इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पर 7 8 56, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। यदि आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई हो, तो शेष समय की दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी दोस्तों, तो बैलगाड़ी की चाल है वो क्या होगी, तो 10 का अपने को 3/5 समय निकालना है, 3/5। ठीक है, तो ये 5 से 2 बार कट गया, तो कितना हो जाएगा 6। यानी कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि एक बैलगाड़ी द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। यदि आधी दूरी वो 6 घंटे में तय कर ली है, तो 3/5 को दोस्तों अपने यहाँ पे देखिए 10 का निकाल लिया, तो 10 का 3/5 है वो कितना हो गया दोस्तों, 6 घंटे हो गए। ठीक है, आधी दूरी वो 6 घंटे में पूरी कर ली, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसे बैलगाड़ी की चाल है वो कितनी होगी। तो दोस्तों भाई 10 में से 6 गए तो अपने पास कितने बचे, 4 घंटे आधी दूरी तय करने के लिए, और किलोमीटर कितने बचे, 40 बचे। ठीक है, तो सीधा सा है 40 में 4 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 10।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा की घंटा से तय की। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा के 7 सदस्यों यानी कि एक कक्षा अध्यापक और 6 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। तो दोस्तों 18 इंटू 7 कर लीजिए, 18 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 126। ठीक है, यदि कक्षा अध्यापक की उम्र सम्मिलित नहीं की जाए तो छात्रों की औसत उम्र 5 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों औसत उम्र है वो पहले कितनी 18 थी, अब 5 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 13, और सिर्फ छात्र हैं तो 6 इंटू 13 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो अध्यापक की उम्र ज्ञात कीजिए। अध्यापक की उम्र ज्ञात करना है तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, 126 में से 78 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन सही 48। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, एक बल्लेबाज ने 16 पारियों तक एक निश्चित औसत से रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 16 पारियों तक एक निश्चित औसत से रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद औसत है वो क्या होगा दोस्तों, एक बल्लेबाज ने 16 पारियों तक एक निश्चित औसत से रन बनाए। ठीक है, 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। 17वीं पारी में उसने क्या किए दोस्तों, 85 रन बनाए और औसत है वो 3 बढ़ गया। ठीक है, औसत है वो 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद औसत है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए माना बल्लेबाज का जो 17वीं पारी में रन का जो औसत है वो दोस्तों अपन ने मान लिया x है। ठीक है, तो 16वीं पारी में रन का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों x माइनस 3। ठीक है, तो इसको अपन दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 17x माइनस 16x माइनस 3 बराबर 85। बस ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 17x, तो ऐसे कैसे आ जाएगा 17x माइनस 16x प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 16 3 48, तो यहाँ पे 48 बराबर 85। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस करेंगे, प्लस करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर 37 रन इसका राइट आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 37, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे एक फल वाले ने 300 केले 250 रुपए में खरीदे और उसने 120 केले 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से और शेष केले 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचे। बताइए कि उसने उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। भाई 120 किलो का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ पर देखिए 120 बटा 12 इंटू 9 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ पे 120 किलो का विक्रय मूल्य कितना आ गया 90 आ गया। अब 180 किलो का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 180 बटे 12 इंटू 11 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 165। ठीक है, अब 90 प्लस 165 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 255। कितने 255। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 300 केले 250 रुपए में खरीदे। ठीक है, 300 केले 250 रुपए में खरीदे। अब अंतर कितने का आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 255 का आ रहा है अंतर, दोस्तों 5 का ही तो आ रहा है। ठीक है, 250 और 255 में अंतर कितने का है 5 का, तो यहाँ पे 5 बटे 250 इंटू 100 कर लीजिए, तो काट दीजिए, काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा। ठीक है, ये 50, तो यहाँ पर 2% आएगा दोस्तों। ठीक है, 2% लाभ होगा इसमें। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 113 नंबर प्रश्न है, एक व्यापारी ने एक मोटरसाइकिल 40,000 रुपए में 20% लाभ से बेची, उसका क्रय मूल्य होगा। एक व्यापारी ने एक मोटरसाइकिल 40,000 रुपए में 20% लाभ से बेची, उसका क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों उसका क्रय मूल्य है वो क्या होगा, सीधा सा है। क्रम मूल्य अपने को निकालना है तो दोस्तों 120 बटा 100 कर दीजिए, सॉरी 100 बटा 120 कर दीजिए, यानी कि 40,000 इंटू 100 बटा 120। बस, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में फेल हुए, दोनों विषयों में 5% छात्र फेल हुए तथा 225 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या है वो कितनी है। दोस्तों माना कि परीक्षा में दोस्तों 100 छात्र थे, तो उसमें फेल कितने हुए, तो दोस्तों 20 प्लस 40 प्लस 5, सॉरी 20 प्लस 40 माइनस 5% छात्र फेल हो गए, तो यहाँ पे 5, ठीक है, तो कितने हो गए, बचे 55 छात्र, ठीक है, कुल फेल छात्र हुए 55 छात्र। अब उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, 100 में से 55 गए तो कितने बचे 45, तो 45 छात्र है वो दोस्तों उत्तीर्ण है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इतना तो पता चल गया होगा आपको। अब आगे देखिए, अब अपने को दोस्तों परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र है वो ज्ञात करने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 225 बटे 45 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। 5 से दोस्तों ये 9 बार कट गया, 5 से ये दोस्तों 20 बार कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर 225 इंटू 20 करके भाग 9 दे दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 500 छात्र। यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1000 रुपए का 1/2 वर्ष का 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करे, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा मैं आपको बोलूं तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज बराबर, तो यानी कि 1000 1 प्लस दर है वो दोस्तों आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा तो दर आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 4/100 1 वर्ष का ही तो है, तो यहाँ पे -1000, बस यही करना है, यानी कि 1000 इंटू 104/100 -1000, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 40 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मोहन और सोहन के पास किताबों की संख्या में 11:13 का अनुपात है, तो मोहन के पास सोहन से कितने गुना किताबें हैं, तो मोहन के पास सोहन से कितने गुना किताबें हैं, तो दोस्तों कितने गुना किताबें हैं, तो सीधा सा है 13/11, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 13/11, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राम श्याम और घनश्याम द्वारा किसी मकान को बनाने में किए गए कार्य के दिनों का अनुपात इस प्रकार है कि राम व श्याम का अनुपात 6:7 है तथा श्याम व घनश्याम का अनुपात 4:5 है। यदि कुल मजदूरी 1305 रुपए हो तो राम को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो राम को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो ये राम है, ये श्याम है और ये घनश्याम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे राम और इसका अनुपात कितना है, श्याम का 6:7, और श्याम और घनश्याम का कितना है, तो दोस्तों ये 4:5, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 6 चौक है 24, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौक है 24 और 7 चौक है 28 और 7 पंजे 35, तो यहाँ पे 24, 28 और 35 ये अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब अनुपात तो पता चल गया, अब राम को कितनी मजदूरी मिलेगी, राम का अनुपात कितना है, तो राम का अनुपात दोस्तों 24 है, अनुपातों का योग कितना है, तो दोस्तों 24 प्लस 28 प्लस 33 कितने होते हैं 87, तो यहाँ पर 24/87 इंटू कितना है कुल लाभ यदि मजदूरी, तो दोस्तों वो है 1305, तो यहाँ पर है 1305, ठीक है। काट लीजिए, इसको काटोगे तो 360 आ जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए दो संख्याओं 5:9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिए जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। ये संख्याएं, दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 5:9 दे रखा है, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिए जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है, वे संख्याएं हैं। तो दोस्तों वे संख्याएं हैं कौन सी है, तो दोस्तों वे संख्याएं हैं 5x प्लस 16 बटे 9x प्लस 16 बराबर, दोस्तों यहाँ पर अपन 3/5 है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सोल्व करेंगे तो दोस्तों 25x प्लस 80 बराबर दोस्तों 27
x प्लस 48, बस। तो यहाँ पे 2x बराबर 32 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो संख्या हो जाएगी दोस्तों 16 पंजे 80 और 16 नाम 144, तो 80 और 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रमेश ने कुछ धन लगाकर व्यापार आरंभ किया, 6 माह बाद सुरेश भी उतना ही धन लगाकर साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में दोनों के लाभ के बंटवारे का अनुपात है वो क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा भाई, ये 12 महीने के लिए पैसे लगाए, ये 6 महीने के लिए लगाया, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष के अंत में दोनों के लाभ के बंटवारे का अनुपात क्या होगा? 2:1 ही होगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है। कविता ने 2000 रुपए 4 मास के लिए और अनिता ने उससे आधी पूंजी दुगने समय के लिए लगाई हो, तो लाभ का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों लाभ का अनुपात क्या होगा? दोस्तों कविता ने कितने 2000 रुपए लगाए, कितने समय के लिए? 4 महीने के लिए। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 8000 हो गए। ठीक है, और अनीता ने लगाए दोस्तों कितने? उससे आधी पूंजी यानी कि 1000 रुपए लगाए। ठीक है, और कितने समय के लिए लगाए? तो समय उससे दुगने के लिए लगाए। तो यहाँ पे समय उसका 4 है, तो ये इसका 8 माह के लिए लगाए। ठीक है, तो 1000 इंटू 8 कितने हो जाएंगे? 8000। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुपात निकालना है, तो दोस्तों अनुपात क्या जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 38 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो जरूर बताएं। और अध्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।